हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को होता है बायोलॉजी का सेशन और आज है वेडनेसडे, तो हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर की बात कर रहे थे हम? तो कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल हमने बहुत ही बेसिक की बात करी थी। आज उससे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट तौर पे बात करेंगे। कई बच्चों को ये टॉपिक टफ भी लगा था, कई कमेंट्स आए थे मेरे को, तो मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें और भी आपको एकदम जो है सिंपल करके पढ़ें। क्योंकि देखा जाए तो हमें एनिमल्स की जो थिंकिंग है हमारे माइंड में, हमें एनिलिडा नहीं समझने आता, हमें कॉर्डेटा नहीं समझने आता, हमें तो ह्यूमन समझने आते हैं कि ह्यूमन्स हैं, हम मानव हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? वो इतना बड़ा जो चार्ट था, पोरीफेरा, टीनोफोरा, कोलिन्ट्रीटा, प्लेटीहेलिमेंथीज या हेलिमेंथीज, ये हैं क्या? तो इनको समझने से पहले कुछ मेरे को लगता है कि मुझे और बेसिक से चीज़ें जो है आज क्लियर करनी है। क्योंकि कई बच्चों के मुझे कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ा सा नहीं समझने आ रहा था ये टॉपिक। वैसे मैंने बोला भी था ये टॉपिक थोड़ा सा कई बार टफ लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास में इसको देखिए ध्यान से, इसमें आपको आएगी चीज़ें समझने। तो हम एनिमल किंगडम के बारे में कुछ बातें करेंगे जिसको जंतु जगत कहा जाता है। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये कैसे जुड़ा हुआ है हमारी बॉडी से और हम इसमें कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको रिलेट कर पाएंगे। शुरू करेंगे इससे पहले, इसके अलावा कोई डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से अपलोड कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस तो मोस्टली लोगों के सही थे, मैं उसको पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर टॉपिक पे आता हूँ। तो किंगडम एनिमेलिया डज नॉट कंटेन, तो भाई जिसमें मतलब एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, बाकी तो सब होंगे। अगर हम बात करें एनिमिलिया क्या यूरोकैरियोटिक होते हैं, मतलब प्राणी जगत में क्या यूकैरियोटिक होते हैं? यूकैरियोटिक का मतलब जिनका न्यूक्लियस कैसा हो, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, मतलब इनका जो केंद्रक है पूर्ण रूप से विकसित है, इनका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो भाई एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है। हेट्रोट्रोपिज्म का मतलब विषमपोषीवाद, जिसमें ये दूसरों पर भोजन पर निर्भर करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो ये गुण भी एनिमल्स का होता है। मल्टी सेलुलर भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो ये तीनों ही गुण किसके हैं? एनिमल्स के हैं। क्या कौन सा गुण नहीं है? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल या कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती। ये किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, इसके अलावा फंगस में भी पाई जाती है। इन तीनों चीज़ों में ये चीज़ पाई जाती है। तो ये आपको इतना तो पता है कि भाई पादप में, जीवाणु में और कवक में ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन था पाइलम पोरीफेरा। अभी पोरीफेरा क्या था? तो मैंने बताया था कि ये एकदम बेसिक लेवल का होता है। तो इसका आंसर सेलुलर है, इसको वापस से पढ़ना है। तो कोशिकीय समझेंगे इसको भी आज। फाइलम पोरीफेरा के आधार पर वर्गीकृत किया गया, तो कोशिकीय विभाजन है। इसके अलावा जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा जो जंतु होते हैं, ये किस वर्ग में सबसे अधिक होते हैं? मछलियों वाले में, सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में। तो सबसे ज़्यादा जो है लगभग 7,500 से ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, जिनमें आप कॉकरोच वगैरह को देखते हैं, तो ये इसी में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है नंबर याद रख लीजिए, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है सिंपल से क्वेश्चन थे जो मैंने कल दिए थे। आज इसको ध्यान से देखेंगे और चीज़ें की समझने की कोशिश करेंगे कि भाई किस वे में ये हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे और हमें इस चैप्टर में क्या असली वे में समझना है। तो देखते हैं इसमें। तो देखा जाए तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट से ही पूरी बात होगी और एनिमल किंगडम आपको जितना आपके लिए ज़रूरी है वो समझने आएगा। अब देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कहीं लिखा है किंगडम, कहीं लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं लिखी है सिमेट्री, कहीं लिखी है बॉडी कैविटी या सीलम लिखा है, और फिर लिखा है फाइलम। अब याद करिए, मैंने एक टेबल बताया था आपको शुरू में, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता था? किंगडम होता था, और किंगडम के बाद क्या होता था? फाइलम होता था, और उसी में आगे चलकर जीनस, स्पीशीज, ये मैंने आपको बताया था, पूरी हायरार्की बताई थी।
तो ये जो किंगडम है, इस किंगडम के अंदर फाइलम है, फाइलम के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जिसमें हमने फैमिली भी बात करी थी, इसके ऊपर फैमिली होती है, ऑर्डर होता है आपका, तो इस तरीके से क्लास वगैरह इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो फाइलम भी एक चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने एनिमल्स के अंदर अलग अलग फाइलम की बात करी है, अलग अलग संघों की बात करी है। तो इस संघ में आपको कहीं पर भी ह्यूमंस तो नहीं नज़र आ रहे हैं। तो भाई ह्यूमंस कहाँ आते हैं? तो ह्यूमंस जो है ये लास्ट वाली जो चीज़ है जिसको कॉर्डेटा कहा जाता है, इसके अंदर आते हैं। तो ये भी आखिरी में समझेंगे। तो भाई ये क्या चीज़ें हैं? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, मतलब जिनकी बॉडी में स्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है स्ट्रक्चर? तो बहुत अच्छे से समझते हैं, इनको कोशिश करते हैं। तो भाई किंगडम के नीचे वाली चीज़ होती है फाइलम, मतलब इसको जगत कहा जाता है और इसी को संघ कह दिया जाता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई किंगडम से नीचे एक एनिमल्स की बहुत बड़ा एक लेवल है, उसमें एक चीज़ है जो पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, निडेरिया जिसको कहा जाता है, टीनोफोरा, प्लेटीहेलिमेंथीज, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये नाम तो बड़े अजीब हैं, लेकिन समझने की तो कोशिश करनी ही है हमको। तो ये क्या आधार पर हमने इसको बांटा है? तो देखा जाए तो सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो हर व्यक्ति के अंदर क्या है, कोई ना कोई कोशिकाएं हैं, मतलब सेल्स हैं। हमारी बॉडी में सेल्स हैं क्या? तो हैं, हमारी बॉडी में सेल्स भी हैं, हमारी बॉडी में टिश्यू भी है, हमारी बॉडी में ऑर्गन भी है, हमारी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम भी है। कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? हमारी बॉडी में जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है। हमारी बॉडी में किडनी काम कर रही है और उत्सर्जन का काम कर रही है, हमारी बॉडी से यूरिया को निकाल रही है बाहर। तो हमारी बॉडी जो है वो सेलुलर लेवल की है। सेलुलर लेवल की मतलब सेलुलर लेवल की नहीं है। सेलुलर लेवल का मतलब है जिसमें एक ही सेल के पास सारे काम हो। मतलब ये एक ऐसा व्यक्ति है सेलुलर लेवल का जिसका काम क्या है? रिप्रोडक्शन का भी काम है, मतलब ये प्रजनन का काम भी करेगा, ये भोजन बनाने का काम भी करेगा या भोजन पचाने का काम भी करेगा, मतलब ये फूड को डाइजेस्ट भी करेगा, ये रिप्रोड्यूस भी करेगा, ये रेस्पायर भी करेगा, मतलब ये श्वसन भी करेगा। मतलब मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति के पास पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, अब उसको खाना भी बनाना है, उसको घर के काम भी करने हैं, उसको सारी चीज़ें करनी है। तो क्या वो पढ़ाई पर ध्यान दे पाएगा? तो कम ध्यान दे पाएगा। तो इसके पास क्या है? बर्डन ज़्यादा है। तो बोला जाता है सेलुलर लेवल वो होता है जिसके पास डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब उसके द्वारा जो मजदूरी की जा रही है वो सबसे ज़्यादा की जा रही है। तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसको हमने लाया कि भाई एनिमल्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी है। किंगडम तो एनिमल्स लिख दिया, लेकिन फाइलम में अलग अलग नाम लिखे गए। अब जो फाइलम है ये हमको ये दर्शाता है कि भाई ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कौन सा फाइलम कितना जटिल है। तो इनकी जटिलता के आधार पर हमने इनको बांटा है। तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके हिसाब से किसी में एक सेल है और वो सेल जो है वो सेल सारे काम कर रहा है, वो सेल मिलकर सारे काम कर रहा है, वो डाइजेशन भी कर रहा है, वो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, वो एक्सक्रीशन भी कर रहा है। तो ये जो है इसके पास क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें कि इसका जो मजदूरी है वो डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है? कम है। इसने काम बांट नहीं रखा है, इसको सारे काम इसी को करने हैं। लेकिन जिनके पास टिश्यू आ गए, जिनके पास ऑर्गन आ गए, जिसके पास ऑर्गन सिस्टम आ गया, उनके पास डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है? मतलब काम का विभाजन। इसको बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो जिनके पास काम का विभाजन कैसा है? बहुत ज्यादा है। इनके पास काम का विभाजन कम है, एक ही व्यक्ति को सारा काम करना है। लेकिन जिनके पास ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो हमारी लंग्स जो है, हमारे फेफड़े जो हैं वो रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। इनके अंदर तो सारा एक ही सेल कर रहा है। अगर हमारी बात करें, हमारा डाइजेशन स्टमक कर रहा है, तो हमारे यहाँ डाइजेशन सिस्टम है, लेकिन इनके पास तो एक ही सेल है, उसके पास वो काम है। अगर उनको सर्कुलेशन करना है, संवहन करना है, तो वो भी एक ही कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर कैसा है? ज़्यादा है। यहाँ सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं। यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसका खाना बनाने के लिए कोई और आता है, घर साफ करने के लिए कोई और आता है, उसके दूसरे कामों के लिए और आता है, तो उसके पास पूरा का पूरा वर्क किसके ऊपर है? तो वो पढ़ाई कर सकता है। लेकिन ये जो है इस पर बोझ ज़्यादा है, ऐसा समझ के चलिए, तो आपको समझने आएगा। तो भाई सेलुलर लेवल में जिसके पास कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, जटिलता तो कम है, लेकिन काम बहुत सारा है, उसको हमने क्या नाम दे दिया? पोरीफेरा दे दिया।
और उसके बाद कुछ और चीजें हैं जिनके पास टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, मतलब अंग है, उत्तक है या अंग तंत्र है, उनमें कुछ अलग अलग नाम है, जैसे सिलेंट्रीटा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटी हेलीमंथीस, एसी हेलीमंथीस, एनिलीडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब मैं जो बोल रहा हूं, इसी कॉर्डेटा के अंदर मैमल्स आते हैं, स्तनधारी आते हैं और उनके अंदर ही ह्यूमंस आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनके बहुत अंदर जाने पर हम भी नजर आते हैं। तो ये कॉर्डेटा सबसे ज्यादा एडवांस होगा, पोरीफेरा एकदम प्रिमिटिव होगा, एकदम प्रारंभिक होगा, जिसके अंदर क्या है, सेल ही है, मतलब सेलुलर लेवल ही है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बात कर रहे हैं, इनके पास टिश्यूज नहीं डेवलप हो पाए, इनके पास ऑर्गन डेवलप नहीं हो पाए, इनके पास ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया, तो इनके पास क्या है, बोझ ज्यादा है, बर्डन ज्यादा है, सारा काम एक ही को करना है, तो वो क्या है, पोरीफेरा है। फिर हमने और सारी चीजें करी, तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है वो कौन सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, संगठन के स्तर। तो संगठन के स्तर में कुछ चीजें देखने मिलती हैं, क्या चीजें हैं, तो भाई संगठन का स्तर या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी के पास सिर्फ क्या है, सेल है, सेलुलर लेवल है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्जेस हैं, इनके एग्जाम्पल स्पॉन्जेस हैं। और ये स्पॉन्जेस किसका एग्जाम्पल होता है, तो पोरीफेरा का होता है। पोरीफेरा जो आपने अभी देखा, इनके पास क्या है, एक सेल है, मतलब सेलुलर लेवल है, वो सेल के पास सारा काम विभाजित है, तो इनके पास बर्डन ज्यादा है या कम, तो इनके पास बर्डन ज्यादा होगा। तो ये जो इस लेवल में दिख रहे हैं आपको, सेलुलर लेवल में, तो यहां पर फाइलम कौन सा है, पोरीफेरा। इसी पोरीफेरा में क्या आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं। ये स्पॉन्जेस समुद्र में देखने मिलते हैं, इनका जो है कुछ इस तरह से आकार होता है, व्हाइट कलर के नजर आते हैं, आगे चलकर इनके डायग्राम्स भी देखेंगे हम। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई संगठन का स्तर क्या है, जिसके पास एक ही सेल है और वो सेल जो है, मतलब सेल के बाद टिश्यू नहीं बन पाया, जितने भी सेल हैं वो सेल मिलकर सारे काम कर रहे हैं, तो इनके पास बर्डन कैसा है, ज्यादा है। तो ये बर्डन ज्यादा वाले कौन है, तो ये है स्पॉन्जेस, मतलब पोरीफेरा है। फिर हम बात कर रहे हैं टिश्यू वाले, कि जिनके पास कोशिका के बाद टिश्यूज आ गए। अब वो जो उत्तक है, उस उत्तक की मदद से वो कुछ काम विभाजित कर लेते हैं, पूरे काम तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास तो टिश्यू लेवल ही डेवलप हुआ है। इसमें कौन सा है, तो निडेरिया, जिसमें सिलेंट्रीटा और टीनोफोरा, मतलब ये जो दोनों हैं, इन दोनों के अंदर क्या मिल रहा है, टिश्यू लेवल का मिल रहा है, मतलब इनके पास उत्तक स्तर है। इनके पास क्या है, सिर्फ सेलुलर लेवल है, इनके पास सिर्फ सेल्स हैं। इनके पास सेल से बढ़कर एक लेवल और आ गया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टिश्यूज कह रहे हैं। फिर देखिए तीसरा लेवल, जिसके पास ऑर्गन भी आ गया है, जिनके पास अंग भी है, वो कौन से हैं, प्लेटी हेलीमंथीस। प्लेटी हेलीमंथीस कौन से हो गए, तो प्लेटी हेलीमंथीस देख लीजिए, ये वाले हो गए प्लेटी हेलीमंथीस। तो यहां पर हमें समझने आ रहा है कि इनके पास क्या है, ऑर्गन है। इसके बाद अगर हम बात करें ऐसी हेलीमंथीस से लेकर कॉर्डेटा के पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम भी है, मतलब इनके पास पूरा अंग तंत्र है। कहां से कहां तक, तो इनके पास ये जो ऐसी हेलीमंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक की बात कर रहे हैं, इन सबके पास है अंग तंत्र। तो सबसे पहले आपको जो समझने आया वो यही समझने की बात थी। ये हम किस आधार पर बात कर रहे थे, एक कॉम्प्लेक्सिटी पर, एक डिवीजन ऑफ लेबर पर। तो यहां पर हमारी बात किस पे हुई है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का विभाजन। तो भाई जो काम का विभाजन है वो सबसे ज्यादा किसके पास है, इनके पास है। इनके पास अलग अलग अंग तंत्र हैं, इनके पास अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है। अब ये ऑर्गन सिस्टम कुछ पाचन का काम कर रहे हैं, डाइजेशन का काम कर रहे हैं, कुछ जो है वो आपका रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं, श्वसन का कर रहे हैं, कुछ उत्सर्जन का कर रहे हैं, एक्सक्रीशन का कर रहे हैं। तो देखा जाए तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी है जो मिलकर अलग अलग काम कर लेते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर है आपका सेल लेवल,
ये सेल लेवल के पास क्या काम का विभाजन कम है, पूरा बोझ इनके पास एक ही के पास है, इनके पास कोई मेड नहीं आ रही, इनके पास कोई कुक नहीं आ रहा, सब कुछ इनको ही करना है। तो इनके पास क्या है, इनके पास बर्डन ज़्यादा है। बर्डन ज़्यादा का मतलब क्या है, इनके पास जो काम का विभाजन है वो बहुत कम है, एक ही को सब करना पड़ रहा है। इनकी बात करें तो इनके पास जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो डिवीजन काम का विभाजन इनसे तो ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गन से कम है। ऑर्गन की बात करें तो इनसे इनका जो काम का विभाजन है वो ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम से कम है। और ऑर्गन सिस्टम में अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा काम का विभाजन है। यहाँ पर मैक्सिमम डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, यहाँ पर काम का विभाजन सबसे ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर मिनिमम हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता। तो किसके अंदर जटिलता ज्यादा है भाई, इनके पास इतनी सारी चीजें हैं, इनके पास कहीं किडनी भी है, इनके पास ब्रेन भी है, इनके पास हार्ट भी है, इनके पास लंग्स भी हैं, इनके पास लिवर भी है, इनके पास गॉल ब्लैडर भी है, इतनी सारी चीजें हो गई। तो भाई इनके पास क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, इसके पास तो सिर्फ एक सेल है। तो यहाँ पर सेलुलर लेवल जो है तो इनकी जो है, अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम है, मतलब इनके अंदर जटिलता सबसे कम है, इससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो समझने आया होगा आपको कि सबसे पहले हमने क्या बात करी, दो चीज़ों के आधार पर बात करी, एक जटिलता के आधार पर और एक काम के विभाजन के आधार पर, कि किसके पास काम ज़्यादा है। तो काम ज़्यादा तो भाई सेलुलर लेवल है, और सेलुलर लेवल में पोरीफेरा के पास है। तो भाई पोरीफेरा के पास सबसे ज़्यादा काम। उसके बाद टिश्यू लेवल में आ जाता है सिलेंट्रीटा, इसी को निडेरिया भी कहा जाता है, और टीनोफोरा। प्लेटी हेलिमंथीस के पास अंग आ गया है, और ऐसी हेलिमंथीस से लेकर कॉर्डेटा के पास अंग तंत्र आ गया है। तो कुछ समझ में आया होगा कि भाई ये जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्तर है इनका, किस चीज़ का स्तर, संगठन के स्तर पर, तो आप इनको चार चीज़ों में बांट सकते हैं। इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई थिंक। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि भाई किसी के पास क्या है, किसी के पास सेलुलर लेवल है, किसी के पास सेलुलर लेवल है, किसी के पास सेलुलर लेवल है, मतलब यहाँ पर कोशिकीय स्तर पे बात हो रही है। फिर हम टिश्यू के स्तर पे बात कर रहे हैं, तो इन दोनों के पास टिश्यू है, इसके पास ऑर्गन है, और इन सब के पास ऑर्गन सिस्टम है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो किसके पास काम ज़्यादा, काम ज़्यादा इसके पास। सबसे कम काम विभाजन किसके पास, तो कॉर्डेटा के पास सबसे कम काम विभाजन है। लेकिन हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सिमिट्री की कर रहे हैं। सिमिट्री मतलब होता है सममिति, मतलब किसी चीज़ में रेडियल है, किसी चीज़ में बायलेटरल है, और किसी चीज़ में तो है ही नहीं। तो ये वाली चीज़ तो हमने अच्छे से क्लियर कर ली, ये हमें क्लियर हो गई दो चीज़ों के आधार पर। और दो चीज़ें क्या हैं, एक काम का विभाजन और एक कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो हमें पढ़ना है वो इस चीज़ को पढ़ना है जिसको सिमिट्री कहा जाता है, और हिंदी में इसको सममिति कहा जाता है। तो सम्मति क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो सममिति जो है इसी को सिमिट्री कहा जाता है। तो भाई सिमिट्री में दो तरह की सिमिट्रीज देखने मिलती है, जो आपको इस चार्ट में भी दिख रही है। एक जगह रेडियल लिखा है, दूसरी जगह बायलेटरल लिखा है। तो भाई रेडियल को क्या कहा जाता है, तो रेडियल को कहा जाता है अरीय, और बायलेटरल को कहा जाता है द्विपार्श्व। इसका मतलब है आप किसी जानवर को कहीं से कट करिए, अब इसको कट करने के बाद जो है, कहीं से भी कट करने पे आपको दो बराबर हिस्से मिल जाएं। मान लिया जाए जैसे इसमें देखा जाए, तो आप देखिए यहां क्या किया हुआ है आपने, ये देखिए यहां पे आप इस चीज को क्या करें, यहां से काट दीजिए, यहां से काट दीजिए तो बराबर हिस्से मिलेंगे। इसको यहां से काट दीजिए तो बराबर हिस्से मिलेंगे, इसको यहां से काट दीजिए तो बराबर हिस्से मिलेंगे। तो इसको रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, कि कहीं से भी काटो दो प्लेन हमेशा मिलेंगे। जैसे हमें बीच में से काट दिया जाए, तो हमें बीच में से काटने पर एक हिस्सा इधर दिखेगा, एक हिस्सा इधर दिखेगा, तो एक ही बार में दिखेगा। अगर कोई बीच से काटेगा तो ऊपर नीचे में अलग होगा, ऊपर हाथ है नीचे पाँव है, कहाँ बराबर चीज मिल रही है। तो जिसमें बराबरी से चीजें मिल जाए उसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। मतलब किसी भी एनी टू प्लेन, किसी भी दो तरीके से इसको काटा जाए
तो उसमें आपको हमेशा दो बराबर हिस्से मिलेंगे। इसमें है आपको एक ही जो है बायलेटरल, मतलब बाय का मतलब होता है दो, मतलब दो हिस्से ही मिलेंगे, लेकिन उसको आप एक ही प्लेन से काट सकते हैं, वन प्लेन, मतलब एक ही बार में। जैसे ह्यूमंस को बीच से काटा जाए तो दो बराबर हिस्से मिलेंगे, एक आंख इधर है एक आंख इधर है, लेकिन बीच से काट दिया जाए तो दोनों आंखें ऊपर हो जाएंगी, दोनों पैर नीचे हो जाएंगे। तो ये जो है हम कौन सी सिमेट्री में आ जाते हैं, हम आ जाते हैं बायलेटरल सिमेट्री में, जिनको द्विपार्श्व कहा जाता है। और एक होते हैं जो होते हैं रेडियल सिमेट्री के, जिनको अरिये कहा जाता है, जिनको कहीं से भी काट दिया जाए हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में ही निकलेंगे। इसको देख लीजिए ऐसा काट के, तो बराबर हिस्से, यहां से काट कर देख लीजिए तो बराबर हिस्से, तो इसको रेडियल सिमेट्री या अरिये सममिति कहा जाता है। तो ये बात समझनी है। तो हमारा जो चार्ट है इसमें दूसरा लेवल क्या दिया है, पहले तो संगठन का स्तर दिया था, वो आप समझ गए, वो किसके आधार पर था, तो काम के विभाजन पर था। इसके पास सबसे ज्यादा काम है, इसके पास सबसे कम काम है, क्योंकि इसके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। अब जो हमें बात करनी है वो सममिति की बात करनी है। तो एक जो है हमने बात कर ली ये अरिये है, और एक जो है वो क्या है, तो द्विपार्श्व है। तो द्विपार्श्व मतलब दो बराबर हिस्सों में बंट सकता है। तो जो ये रेडियल वाला है, इस रेडियल में कौन कौन आ गया, ये सिलेंट्रीटा और टीनोफोरा। इसके अलावा जो बायलेटरल है, जो दो बराबर भागों में बंट सकता है, वो कौन से हो गए, प्लेटीहेलिमंथीस से लेकर कॉर्डेटा तक हो गए। तो ये जो है इस तरीके से आप इस पूरे फाइलम को विभाजित कर सकते हैं। अब इनके साथ तो कुछ नहीं लिखा है, तो ये कैसे होते हैं, ये किसी भी तरीके के नहीं होते हैं। तो कैसे दिखते हैं, देख लेते हैं इनको भी, कि ये जैसे ये मक्खी को आपने काटा तो ये बराबर हिस्सों में बटेगी, ये स्टार फिश को काटा तो ये दो बराबर हिस्सों में, तो ये रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है, ये बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें स्पॉन्ज, स्पॉन्ज किसका एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। तो पोरीफेरा क्या है, नो सिमेट्री, इनके पास कोई सममिति नहीं होती है। इनके पास अगर हम बात करें ये निडेरिया और टीनोफोरा के पास, तो इनके पास देखने मिलता है कि इनके पास है रेडियल सिमेट्री। और जो अगर हम प्लेटी हेलिमेंथीस से कॉर्डेटा तक की बात करें तो इनके पास कौन सी मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व। तो ये वाला जो चार्ट है, मैंने कहा कि इसको तो हमें अच्छे से सीखना ही है। तो हमने ये वाला लेवल तो क्लियर कर लिया, अब हमने ये वाले लेवल पे आए थे। तो जिसके पास नो सिमेट्री हो, कोई भी तरह की सममिति नहीं हो, वो कौन सा है, पोरीफेरा। इसके अलावा कोलेंट्रीटा, जिसको निडेरिया कहा जाता है, टीनोफोरा, इसके पास रेडियल, जिसको हिंदी में मैंने बता दिया क्या है, अरिये। फिर बायलेटरल द्विपार्श्व, तो इसमें प्लेटीहेलिमंथीस, एसीहेलिमंथीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अब देखिए यहाँ पर एक लगा है स्टार मार्क, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टार में देख लीजिए। तो स्टार में लिखा है एक्नीडर्मेटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई जो ये एक्नोडर्मेटा है ये बायलेटरल और रेडियल दोनों शो करता है। तो मतलब क्या इसको हम बायलेटरल में रखें, तो इसको हमने बायलेटरल में इसलिए रखा है क्योंकि जब ये पैदा होता है, मतलब जब ये इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में होता है तो ये बायलेटरल शो करता है, द्विपार्श्व शो करता है। लेकिन ये अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये बड़े होने के बाद कैसा शो करता है, रेडियल शो करता है। कौन सा, एक्नोडर्मेटा। तो बस इस ग्राफ को समझते चलिए। तो इस ग्राफ ने हमको ये बता दिया कि भाई रेडियल कौन शो करेगा, निडेरिया और टीनोफोरा, और एक्नोडर्मेटा कब करेगा, जब वो हो जाएगा अडल्ट, जब वो हो जाएगा वयस्क। तो वयस्क होने पर वो रेडियल शो करेगा, बचपन में जो है वो कैसा रहेगा, तो बायलेटरल रहेगा। और बायलेटरल प्लेटीहेलिमंथीस से कॉर्डेटा के बीच में। तो भाई प्लेटीहेलिमंथीस से लेकर कॉर्डेटा पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, बायलेटरल में आ जाएगा। तो फिर आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हमने एक लेवल ये देख लिया, एक लेवल ये देख लिया, अब बचा है ये लेवल। अब ये क्या होती है, बॉडी कैविटी या सीलम क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो है इसमें आपको एक वर्ड आ रहा है बॉडी कैविटी, तो इसको कहा जाता है गुहा। अब देखिए इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, जो छोटी आंत है वो लगभग 7 फीट लंबी होती है। 7 फीट लंबी होती है, तो ये तो सबको पता है कि भाई 7 फीट लंबी है। तो क्या हम 7 फीट लंबे हैं, नहीं है।
तो भी हमारे शरीर में एक 7 फीट लंबी जो है छोटी आंत आ जाती है। कैसे आ जाती है? तो मतलब कहीं ना कहीं तो स्पेस होता है, कहीं ना कहीं स्पेस तो होता है। अगर आपको किसी ने किडनी पर मुक्का मारा तो आपकी किडनी निकलकर कहीं दूसरी जगह थोड़ी पहुंच जाती है। मतलब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कैविटी होती है। कैविटी का मतलब एक ऐसा हिस्सा जो कुछ खाली रहता है और जिसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें रह जाती हैं, और ये एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है। जो आपकी बॉडी में शॉक लगते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस चीज को कहा जाता है बॉडी कैविटी। अब देखा जाए तो सबके पास नहीं होती बॉडी कैविटी। आप देखिए यहां पे लिखा है विथ ट्रू सीलम या सिलोमेट, तो इसी के अंदर कॉर्डेटा आएगा। और मैंने आपको बताया था कॉर्डेटा में ह्यूमंस आते हैं। तो मतलब ये भाई इसी स्टेज में है। एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, और कॉर्डेटा में ही क्या होता है? एक सीलम होता है, एक बॉडी कैविटी होती है जिसमें बड़े बड़े अंग शरीर में आसानी से समा जाते हैं। तो वो क्या है? कुछ ना कुछ स्पेस होगा। उन स्पेस के अंदर वो कुछ इस तरीके से जो है हमारी छोटी आंतें पाई जाती हैं। तो मतलब वो किसके कारण पॉसिबल हो रहा है? बॉडी कैविटी के कारण। तो अगर हम देखें क्या पोरीफेरा के पास बॉडी कैविटी है? क्या उसके पास शरीर गुहा है? नहीं है। तो वो कैसा है? वो किसी भी तरह से कैविटी नहीं है। इनके पास कोलेंट्रीटा और टीनोफोरा, इनके पास भी नहीं है। फिर किनके पास है? इनके पास है विदाउट बॉडी कैविटी, इनके पास है विथ फॉल्स बॉडी कैविटी, जिसको स्यूडोसिलोमेट कहा जाता है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं। भाई इनके पास तो बिल्कुल ही नहीं है, इनके पास कुछ कुछ है, इसके पास ट्रू है, इसके पास फॉल्स है, इसके पास बिना बॉडी कैविटी है। तो ये कैसे होता है? तो देखा जाए तो इनके ऊपर क्या होता है? कुछ ना कुछ लेयर्स होती हैं। एक बाहरी लेयर होती है, इन बाहरी लेयर के ऊपर और अंदर कुछ इस तरह का स्पेस होता है। मतलब देखिए यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लिया जाए आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या है? तो भाई आपके मुंह से लेकर आपका फूड जब तक डाइजेस्ट होता है तो एक पूरा का पूरा एक पाइपलाइन है, हमारे फूड पाइप जो अंदर तक जा रहा है। तो वो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर एक परत पाई जाती है, और ये शरीर जो है इसके अंदर भी एक परत पाई जाती है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ जगह होती है। इस चीज को कहा जाता है बॉडी कैविटी। तो ये जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं सिलोमेट्स। सिलोमेट्स को मतलब जो है जिनके पास गुहा पाया जाता है। तो इसको देख लेते हैं, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा होता है। तो दो चीजें तो आपको यहां तक समझने आ रही होंगी, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एक सिमेट्री। ये भी समझ लेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। तो यहां पर जो दिया हुआ है वो तीसरी बात कर रहे हैं हम। इनके अंदर कुछ लेयर्स होती हैं। देखा जाए तो एक लेयर होती है जिसको क्या कहा जाता है? जो ये बाहरी परत पर होती है, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पर ये बाहरी परत है, इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। और एक अंदर की तरफ होती है जिसको कहा जाता है एंडोडर्म। तो ये जो है इसके बीच में ये जो है मीसोग्लिया करके एक पदार्थ पाया जाता है। मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जेली भरी होती है। तो इनके अंदर जो है दो स्ट्रक्चर हैं, इनके अंदर 3 स्ट्रक्चर हैं। कौन कौन से? तो एक एंडोडर्म है अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ जो है वो क्या है? तो वो है एक्टोडर्म, और इनके बीचों बीच भी एक डर्मा होता है जिसको मीसोडर्मा कहा जाता है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये होते हैं डायब्लास्टिक। तो ये चीज किसके अंदर होती है? डिप्लोब्लास्टिक किसके अंदर होती है? तो निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर होती है। फिर आप सोचेंगे कि सर आप तो बता रहे थे अभी कि भाई यहां पर बॉडी कैविटी होती है, यहां पर विदाउट बॉडी कैविटी है, ये फिल्स वॉल्स सीलम है, यहां पर तो सीलम का नाम ही नहीं लिखा है। तो अगर सीलम का नाम नहीं लिखा है तो यहां पर क्या होती है? सीलम इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसमें डिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें 2 परतें होती हैं। लेकिन इन सारी चीजों में क्या होती हैं? 3 परतें होती हैं, 3 लेयर होती हैं। इसलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, इनको डाइप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो इसमें कोई ऐसा खास घबराने की बात नहीं है। देखो पोरीफेरा में तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता क्योंकि वो सेलुलर लेवल का है, उसके पास सिर्फ कोशिका है। इसके बाद जो ये आ रहा है डिप्लोब्लास्टिक जिसको द्विकोरिकी कहा जाता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसको त्रिकोरिकी कहा जाता है, इसमें जो डायब्लास्टिक है इसमें निडेरिया और टीनोफोरा आता है। जिनके पास फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा या विदाउट बॉडी कैविटी होगा वो कौन है? प्लेटीहेलिमेंथीज से लेकर कॉर्डेटा। तो उनके पास लेयर्स कितनी होती हैं? तो परतें जो हैं त्रिकोरिकी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हमें तो मेन बॉडी कैविटी समझनी है, तो बॉडी कैविटी इन पे निर्भर करती है, इसलिए मैंने आपको एक चीज बता दी। अब देखिए यहां पर
इसमें जो है आपको एक नाम लिखा है सिलोमेट, ये है सिलोमेट, जिनको हिंदी में क्या कहा जाता है, दे गुहा या प्रागुहा। इसके अलावा एक स्यूडो सिलोमेट होता है, स्यूडो सिलोमेट, जिनको क्या कहा जाता है, कूट गुहा। और एक होते हैं ए सिलोमेट, जिनको कहा जाता है आगुही। अब देखिए ये क्या बताया गया, तो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई एक लेयर होती है हमारे अंदर जो इसको भरकर रखती है, तो इस चीज को आप क्या बोल देते हैं, एक्टोडर्म। इसके अलावा इसके ऊपर भी एक लेयर मैंने आपको अभी बताई थी जिसको बोलते हैं एंडोडर्म। अब जिनके अंदर क्या होता है, इसके बीच में स्पेस पाया जाता है, मतलब यहां पर खाली स्पेस होता है। कैविटी का मतलब गुहा होता है। अब देखा जाए तो शरीर गुहा, आपने डेंटिस्ट वाला ऐड मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि बोलते हैं ना कि भाई आपके दांतों में जो है कीटाणु लग गए और उन्होंने आपके दांतों में छेद कर दिए, और छेद करने के बाद जो खाली हिस्सा हुआ उसको कैविटी कहा जाता है। तो बेसिकली ये शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं जिनको कैविटी कहा जाता है। तो जिनके पास कैविटी होती है उन कैविटी वाली चीजों को कहा जाता है सिलोमेट, और सिलोमेट को हिंदी में कहा जाता है देह गुहा। तो जिनके पास ट्रू सिलोमेट होता है उनके अंदर क्या होता है, ऐसे सिलोम्स होते हैं, ऐसे स्पेस होते हैं, और वो आसानी से क्या काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्ब का काम करते हैं। बड़ी बड़ी आंतें हमारी शरीर में आसानी से आ पाती हैं। कुछ होते हैं जिनके पास क्या होता है, स्यूडो सिलोमेट होता है। स्यूडो सिलोमेट का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर यहां पर जो दिख रहा है आपको ये स्पेस खाली जो है जिसके अंदर, वो तो सिलोमेट हो गया। जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी मिल रही है, सच्ची बॉडी कैविटी जिनके अंदर पाई जा रही है। कई जो हैं जिनके पास बॉडी कैविटी के नाम पे कुछ कुछ जगह तो है, लेकिन इसको क्या कहा जा रहा है, फॉल्स बॉडी कैविटी है, इसलिए इनको स्यूडो कहा जाता है। स्यूडो जो होता है उसको हिंदी में आभासी कहा जाता है। तो ये कूट गुहा है। ऐसी कई स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर ये बीच बीच में ऐसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। और एक जो है ए सिलोमेट होते हैं जिनको विदाउट बॉडी कैविटी कहा जाता है, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में भी क्या आ जाता है, इनमें भी बॉडी पार्ट आ जाता है जिसको मीसोडर्म देख रहे थे हम। तो ये इस तरीके के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इनके आधार पर हमने क्या बांट दिया, इस चार्ट को बांट दिया। तो इस चार्ट को वापस से देखिए ध्यान से। यहां पर बोला जा रहा है कि भाई इनके पास तो क्या है, ये तो डिप्लोब्लास्टिक है, द्विकोरिकी है, और ये जो है इनके पास 3 लेयर्स हैं। अब इन 3 लेयर्स के अंदर स्पेस किसके पास है, तो स्पेस जिसके पास होता है उसको ट्रू सिलम कहा जाता है, या हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, तो प्रगुहा कहा जाता है या दे गुहा कहा जाता है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा आ जाता है। जिसके पास क्या फॉल्स होता है, फॉल्स मतलब स्यूडो, जिनको मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने मिलता है कि भाई इनके पास ये वाली परत तो पूरी भरी होती है, इस वाली लेयर भी भरी होती है, लेकिन बीच बीच में कैसे होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। तो ये इनके पास छोटा छोटा स्पेस होता है, तो इसको कहा जाता है फॉल्स सीलम। और ये किस में होगा, ऐसी हेलिमंथीस। और जिसके पास बिल्कुल जो है बॉडी कैविटी या शरीर गुहा नहीं होता, वो होता है प्लेटी हेलिमंथीस। तो इस तरीके से हमने एक लेवल और देख लिया कि भाई एक में दे गुहा होगी, जैसे हमारे अंदर है। तो ये कहां से कहां तक है, तो ये जो है अगर हम ग्राफ बात करें तो जहां से हमने बात करना चालू करी ट्रू सिलम की, एनीलिडा से लेकर कॉर्डेटा, इसके पास ट्रू सिलम मतलब ये है देह गुहा वाला, ये इसके पास देह गुहा है या प्रागुहा है। इसके पास क्या है, तो इसके पास कूट गुहा है, इसको हिंदी में कहा जाएगा कूट गुहा। और ये तीसरा जो है इसको कहा जाता है आगुही, इसके पास गुही है ही नहीं, मतलब बॉडी कैविटी है ही नहीं। और इनकी तो बात ही नहीं करते हैं क्योंकि उन पे तो बॉडी कैविटी की बात ही नहीं, और इन पे तो 2 ही लेयर्स हैं। तो यहाँ पर जो है चीज़ें आपको समझने आ रही होंगी कि भाई इस तरीके से हमने फाइलम को डिवाइड किया है। एक लेवल है पोरीफेरा, फिर है सिलेंट्रीटा, फिर है टीनोफोरा, फिर प्लेटी हेलिमंथीज, फिर ऐसी हेलिमंथीज, फिर एनीलिडा। तो ये ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहला हमको जो है, इसलिए मैंने बेसिक से आपको बताया कि भाई एटलीस्ट ये ग्राफ तो समझने आए, इनके अंदर क्या होता है वो तो एक और कहानी है जिसको हम समझेंगे, लेकिन बेसिकली पहले की कहानी तो समझने आए। तो यहाँ पर हमारी जो बात हुई वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे हुई। Organ level of organization, animal tissues comprising of similar capacity classified into shape organs and every organ is defined for particular capacity.
जैसे कि संगठन का अंग स्तर जो हमने देखा, तो इसमें सबसे पहले हमने सेलुलर लेवल की बात करी थी। समान क्षमता वाले पशु उत्तकों को आकार के अंगों में वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक अंग विशेष क्षमता के लिए निश्चित है। उदाहरण के लिए प्लेटीहेलिमंथीज का एग्जाम्पल ले लिया था। और जिनके पास सिर्फ कोशिका स्तर हुआ करता था, कोशिका स्तर जिनके पास था वो कौन थे? वो थे पोरीफेरा। तो यहां पर हमने किसकी बात करी? ऑर्गन लेवल। तो भाई ऑर्गन लेवल में तो हमने बात शुरू में ही कर ली थी कि भाई ऑर्गन के हिसाब से क्या था, ऑर्गन के हिसाब से जो था, इसके पास सिर्फ क्या है? इसके पास सिर्फ सेल्स है। इसके पास सिर्फ क्या है? तो इनके पास टिश्यूज है। इसके पास क्या है? तो इसके पास ऑर्गन है। और ये जो पूरे के पूरे हैं ये ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, ये सारे अंग तंत्र वाले हैं। तो ये तो हम समझ ही चुके हैं, इसी को मैंने नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिया है। तो सबसे पहले ऑर्गन लेवल में कौन आ जाएगा? प्लेटीहेलिमंथीज। टिश्यू लेवल में कौन आएगा? तो टीनोफोरा और निडेरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर एनिमल सेल्स डिस्प्लेइंग डिवीजन ऑफ एक्सरसाइज अमंग देमसेल्फ, सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस कोऑपरेट टू फॉर्म टिश्यूज। तो संगठन का उत्तक स्तर, पशु कोशिका आपस में व्यायाम का विभाजन प्रदर्शित करते हैं और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण करने में सहयोग देते हैं। इसके अलावा ऑर्गन फ्रेमवर्क लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अंदर भी अलग अलग कैपेसिटी होती है। इसके अलावा सेलुलर लेवल में तो पोरीफेरा आ जाता है। तो ऐसे आपने अलग अलग लेवल्स को डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सिर्फ इसके नोट्स हैं। इसके अलावा तो हमने बात कर ली सेलुलर लेवल की। तो सेलुलर लेवल में कौन आ जाएगा? तो आपने नाम याद रखना है, पोरीफेरा। इसके बाद टिश्यू लेवल पे कौन आएगा? तो निडेरिया आएगा, निडेरियन, या इसी को क्या कहा जाता है? सिलेंट्रीटा कहा जाता है। और आपका टीनोफोरा, ये दोनों एक ही नाम है, ये टीनोफोरा। ऑर्गन लेवल किस में है? तो प्लेटीहेलिमंथीज में है। और ऑर्गन सिस्टम लेवल किस में है? तो आपका एसिहेलिमंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक है। तो सबसे पहला स्तर तो यही समझने का है। इसको आसानी से कर लिया तो थोड़ा तो समझने आएगा, फिर हम उसके अंदर बात कर लेंगे भाई पोरीफेरा रहते कहाँ हैं, दिखते कैसे हैं, लेकिन ये चीज़ हमें समझनी है। तो कल काफ़ी जो बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने एकदम बेसिक से फिर से स्टार्ट किया ताकि हम यहाँ टॉपिक्स क्लियर करें। टॉपिक्स कवर नहीं करना है हमारा एम है। आपको जहाँ पर भी दिक्कत आएगी हम उस चीज़ को कैसे भी कोशिश करके सिंपल करेंगे। तो अभी भी लग रहा होगा तो आप बताइएगा मुझे, उस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई सेलुलर लेवल में पोरीफेरा, टिश्यू लेवल में सिलेंट्रीटा, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेलिमंथीज और ऑर्गन सिस्टम लेवल में एसिहेलिमंथीज से लेकर कॉर्डेटा। ऑर्गन सिस्टम में यहीं पर हमने बात करी कि ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स भी होते हैं। जैसे ऑर्गन सिस्टम में क्या है, अलग अलग काम होगा ना, जैसे कि मैंने बताया कि भाई उनके अंदर संवहन भी होगा, उनके अंदर एक्सक्रीशन भी होगा, तो अलग अलग तरह की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। पाचन तंत्र पाया जाता है, बॉडी सिमेट्री पर बात करी हमने, जिसको सममिति कहा जाता है, समरूपता कहा जाता है, तो वो भी मैंने आपको समझाया, जिसको किसी भी एक जगह से काट दिया जाए और हमेशा बराबर निकले। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक ही तरफ से काटने पर जो है बराबर निकलेंगी, तो उनको कहा जाता है बायलेटरल, इसको कहा जाता है रेडियल। तो इसके आधार पर भी हमने बांट दिया था। रेडियल के अंदर जो है देखा हमने सिलेंट्रीटा, एक्नोडर्मेटा, टीनोफोरा आ जाते हैं, और बाकी जो है एसिमेट्रिकल में स्पॉन्जेस आ जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भाई इनको हम लोग क्या करते हैं, वर्टेब्रेट्स के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं। इनको भी समझना है ध्यान से। आज मैंने केवल सेलुलर लेवल पे बात करी है, आपको बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री समझने आ जाए, कैविटी समझने आ जाए, उस पर ज़्यादा जोर दिया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक अलग चीज़ दिख रही है, आर्थ्रोपोडा, फिर फिश, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। इन सारों के नाम आपने कहीं पर इस लेवल में देखे थे क्या? देखते हैं इसको। जो हमने यहां वाला लेवल देखा, इसमें कहीं आपने इन नाम को देखा कि भाई कहीं मैमल्स लिखा हुआ दिख रहा है हमको, या कोई दूसरा नाम देखने मिल रहा है? तो ये क्या है, इनके अंदर है। जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो कॉर्डेटा में और सारी कैटेगरीज को हमें पढ़ना होता है, जिसमें हम भी आते हैं। मैं शुरू से कह रहा हूं कि कॉर्डेटा के अंदर जब हम और डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम तो अभी फाइलम पर ही पहुंचे, और मैंने आपको बताया था कि भाई कहानी तो कहां से चालू हो जाती है, किंगडम से चालू हो जाती है। और किंगडम से पहले भी क्या चीज़ होती है, तो किंगडम से पहले डोमेन होता है, डोमेन के बाद क्या होता है, फाइलम होता है, और ये कहाँ तक जाता है, तो ये आपका स्पीशीज तक जाता है। उसके ऊपर जीनस होता है, जीनस के ऊपर फैमिली होती है। ये सब हमने देखा था। जैसे हमें हमारा जो नाम रखा जाता है वो होमो सेपियंस है,
तो होमो सेपियंस क्या है हमारा, होमो मतलब जीनस है और स्पीशीज मतलब हमारी प्रजाति कौन सी है, सेपियंस है। तो अभी हम इसमें एनिमल्स के अंदर फाइलम की बात करें। इसी कॉर्डेटा में और भी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। तो जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये उसके अंदर ही है। इसमें भी आगे चलकर बात करेंगे। तो किसी के पास बैकबोन नहीं होती है, कुछ के पास होती है। जैसे कि ये आपका फर्स्ट नंबर पे जो है इसी को आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। ये बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है। इसके अलावा जो फिश है या फिर आपका एम्फीबियंस हैं जो दोनों में रह सकते हैं, जिनको उभयचर कहा जाता है। तो ये जो है अभी हमको पढ़ना है। आज हमने सिर्फ उस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करी है। फिर ये स्कूट्स जिनके ऊपर होते हैं इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। वार्म ब्लडेड जिनका खून गर्म होता है, ये सब ठंडे खून वाले होते हैं। जैसे मैमल्स है, ये बिल्ली जो दिख रही है इसी में ह्यूमंस भी आएंगे, मैन भी आएगा। ये 6th लेवल पे जिनको मैमल्स या स्तनधारी कहा जाता है, इनके पास बैकबोन्स होती हैं। तो हमने शुरुआत करी थी यहीं से कि भाई एनिमल किंगडम में मल्टी सेलर में क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, सिलेंट्रीटा, वॉर्म्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा और फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, कॉर्डेटा के अंदर आएंगी। इनको भी हम धीरे धीरे करके समझेंगे। तो देखा जाए तो इतनी बड़ी कैटेगरी होती है। वर्टेब्रेट्स में रेप्टाइल्स हैं, फिश है, एम्फीबियंस है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। तो इन मैमल्स में भी कौन आ जाते हैं, ह्यूमंस, जो क्या कर सकते हैं, जिनके पास शरीर पर फर होता है, बाल होते हैं, फीड यंग ऑन मिल्क, जो दूध अपने बच्चों को पिला सकते हैं, और वार्म ब्लडेड होते हैं जैसे काउ, ह्यूमंस। इसके अलावा इनवर्टेब्रेट्स में तो बहुत सारी कैटेगरी है। प्रोटोजोआ है, फ्लैट वॉर्म्स है, एनीलिड्स है, एक्नोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रीटा, मोलस्का। तो इनको एक एक करके समझने की कोशिश भी करेंगे। अभी तो हमने क्या समझने की कोशिश करी है, तो आज हमारा फोकस जो था, कई बच्चों को जो नहीं समझ में आ रहा था, पहले इस पर ध्यान दे देते हैं, फिर एक एक करके मैं इनको और भी डिफाइन कर दूंगा अगली क्लासेस में। तो मुझे लगता है यहाँ तक चीज़ें समझने आई होंगी। तो अगली क्लास जब मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट मंडे को, तो हम यहाँ पर इन पर बहुत अच्छे से बात करेंगे। फिर ह्यूमंस पे, एम्फीबियंस पर भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी लेंगे। तो देख लेते हैं आज के कुछ MCQ जो आप लोग जो है आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें बताइए आप मुझे। अब तो कुछ आंसर्स जो हैं आज मैंने बहुत ही सेलुलर लेवल या बॉडी कैविटी जिसको शरीर गुहा जाता है, या फिर आपका सिमेट्री के आधार पर पूछें। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिलोमेट्स। अगुही की विशेषता को पहचाने। एब्सेंस ऑफ मीसोडर्म, absence of brain, xylem that is incomplete line with mesoderm, solid body cavity without cavity surrounding internal organs, मेसोडर्म की अनुपस्थिति, मस्तिष्क की अनुपस्थिति, शरीर की गुहा जो एक मेसोडर्म के साथ अपूर्ण रूप से पंक्तिबद्ध हो, या आंतरिक अंगों के चारों ओर गुहा के बिना ठोस शरीर हो। तो इसका आपको बताना है ये कौन सा होता है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन। जो रेडियल समरूपता होती है, रेडियल को ही हम क्या कहते हैं, अरिये कहते हैं। इसको हिंदी में अरिये भी शब्द मैंने बताया था, रेडियल भी कहा जाता है, अरिये भी कहा जाता है। तो सिलेंट्रीटा प्लेटीहेलिमंथीस में होता है रेडियल, या कोलेंट्रीटा प्लेटीहेलिमंथीस, सिलेंट्रीटा एक्नोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, पोरीफेरा सिलेंट्रीटा। तो इसका आंसर तो कर सकते हैं, यही पढ़ी है आज चीज़ें हमने। इसके बाद है स्यूडोसिलम इज फाउंड इन। कूट गुहिक पाया जाता है किसमें, निडेरिया में, प्लेटीहेलिमंथीस में, नेमाटोड्स में, एनेलिड्स में। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी जल्दी से करिए। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स। निम्न में से किस स्तर का संगठन सहयोग इनमें पाया जाता है सिलेंट्रेट्स में। इनमें सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, कोशिका, उत्तक, अंग या अंग प्रणाली। तो ये सारे आंसर्स तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अलावा कोई डाउट लगता है इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इन मेल आईडी पर आप मेल भी जो है मुझे शूट कर सकते हैं। कोई भी तरह का अगर डाउट है तो उसको लिखकर भेज दीजिएगा। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जो है अपलोड हो जाती है, वहाँ से आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और धीरे धीरे करके इस चीज़ को हम और ज़्यादा रेस करेंगे ताकि इस पर भी आसानी से हम कमांड कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।